दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पर। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ना ही किसी किताब से उठाई गई है। ये उस रास्ते की सच्ची आपबीती है जहां पहाड़ भी रात के बाद चुप नहीं रहते, जहां सड़क सिर्फ सफर नहीं कराती बल्कि इंसान की हिम्मत और उसके यकीन की परीक्षा लेती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कश्मीर हाईवे की वो रात जिसे मैं और मेरा खलासी इमरान जिंदगी भर भूल नहीं पाए। मैं एक सिख ट्रक ड्राइवर हूं और इमरान मुस्लिम। हमारा काम सिर्फ ट्रक चलाना था, लेकिन उस रात रास्ते ने हमें वह दिखा दिया जिसे देखकर इंसान अपने होने पर ही सवाल करने लगे। आर्मी ने हमें साफ कहा था कि रात में इस रास्ते पर मत जाना, लेकिन मजबूरी हमें आगे ले गई। और फिर जो हमने देखा, जो महसूस किया, वो सिर्फ डर नहीं था, वो उन यादों की परछाई थी जो इस हाईवे पर आज भी भटकती है। ये कहानी खून या हिंसा की नहीं है, ये कहानी उस खौफ की है जो चुपचाप इंसान के साथ चलता है, सांसों में उतरता है और मंजिल तक छोड़ने से पहले आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्ची आप बीती वाली डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि कश्मीर हाईवे की ये रात सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो रात में पहाड़ों के बीच से गुजरा है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं और हिंदुस्तान की शायद ही कोई ऐसी सड़क बची हो जहां मेरे ट्रक के पहिए ना घूमे हो। लेकिन कश्मीर हाईवे पर निकलते वक्त जो बेचैनी उस दिन मेरे सीने में थी, वो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। सुबह का वक्त था, लेकिन पहाड़ों के बीच धूप भी ठंडी लग रही थी, जैसे रोशनी में भी कोई अजीब सा सन्नाटा घुला हो। मेरे साथ खलासी था इमरान, दुबला पतला, कम बोलने वाला, नमाज पढ़ने वाला सीधा लड़का। पिछले 3 साल से मेरे साथ चल रहा था और मैंने उसे कभी झूठ बोलते नहीं देखा था। ट्रक में सेब और राशन भरा था। मंजिल शीनगर के आगे की थी। रास्ता लंबा था और वक्त कम। हाईवे जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, वैसे वैसे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। इमरान ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा कि सर, आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुना लग रहा है। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच ये था कि मेरे मन में भी वही सवाल उठ रहा था। चारों तरफ ऊंचे हुए पहाड़, नीचे गहरी खाई और बीच में पतली सी सड़क। हवा में बर्फ और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। ट्रक की आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस लौट रही थी, जैसे कोई और भी हमारे साथ चल रहा हो। दोपहर ढलते ढलते मौसम अचानक बदल गया। बादल इतने नीचे आ गए कि सड़क बस 10 से 15 फीट आगे तक ही दिख रही थी। तभी आगे आर्मी की चेक पोस्ट दिखाई दी। मैंने ट्रक धीमा किया। 2 जवान बंदूक कंधे पर लटकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान। एक जवान ने मुझसे कागजात लिए और बिना ज्यादा देखे वापस करते हुए कहा कि आज आगे मत जाओ, रात यही काट लो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों साहब, रास्ता तो खुला है। उसने इमरान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज में बोला कि यह रास्ता रात में ठीक नहीं रहता, ऊपर से मौसम भी खराब है, यहां रुक जाओ तो बेहतर रहेगा। उसकी आवाज में जो डर था वो शब्दों से ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। इमरान ने पहली बार मेरी तरफ देखकर कहा कि सर, जवान सही कह रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर यहीं रुक जाते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं अजीब सी जिद भी थी। सामान पहुंचाना जरूरी था, देरी का मतलब नुकसान। मैंने जवान से कहा कि हम संभाल लेंगे। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बस इतना बोला कि अगर जाना ही है तो ऊपर वाली सुरंग से पहले रुक जाना, आगे अंधेरा जल्दी उतरता है। ट्रक आगे बढ़ा तो चेक पोस्ट पीछे छूट गई, लेकिन जवान की बात कानों में गूंजती रही। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी, ना कोई गाड़ी ना कोई आवाज,
सिर्फ ट्रक की घरघराहट और बाहर बहती ठंडी हवा। इमरान चुप हो गया था। वो खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था, बस होंठ हिला हिला कर कुछ पढ़ रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं सर, बस दिल भारी लग रहा है। शाम होते होते पहाड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। सड़क के किनारे टूटे हुए पत्थर और पुराने क्रैश गार्ड दिखने लगे, जैसे किसी ने यहां से वापस लौटने की कोशिश की हो और नाकाम रहा हो। तभी अचानक ट्रक के आगे कुछ सफेद सा फुहार की तरह सड़क पार करता दिखा। मैंने ब्रेक मारा, दिल जोर से धड़का। इमरान ने भी देखा था। उसने घबरा कर कहा कि सर आपने भी देखा ना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो वहां कुछ नहीं था, ना जानवर ना इंसान, सिर्फ ठंडी हवा और खामोशी। मैंने उस वक्त खुद को समझाया कि पहाड़ों में ऐसा वहम हो जाता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट सा गया था। वापस ट्रक में बैठते हुए पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद हम उस जवान की बात मान लेते तो बेहतर होता। रात अब पूरी तरह उतर रही थी और कश्मीर हाईवे की असली शक्ल सामने आने वाली थी। वो शक्ल जो किताबों या कहानियों में नहीं, सिर्फ भुगतने वालों की यादों में रहती है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और कश्मीर हाईवे अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा दिन में दिखता है। अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ट्रक के अंदर तक घुस आया हो। हेडलाइट की रोशनी पहाड़ों पर पड़ते ही ऐसे टूटकर वापस आ रही थी, मानो रास्ता दिखाना नहीं चाहती हो। मैंने स्पीड कम रखी थी, क्योंकि जरा सी चूक और नीचे गहरी खाई थी, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। इमरान अब बिल्कुल चुप था। उसकी उंगलियां सीट के किनारे को भी हुए थी और होठों पर लगातार कुछ दुआएं चल रही थी। इंजन की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसी खामोशी में कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हवा अचानक तेज हो गई। ट्रक हल्का सा डगमगाया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले तूफान नहीं देखा था, लेकिन यहां की हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पहाड़ों से टकरा कर आती हवा में सीटी जैसी आवाज थी। इमरान ने अचानक कहा कि सर, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे बैठा हो? मैंने शीशे में देखा। केबिन खाली था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने सख्ती से कहा कि बकवास मत कर, पहाड़ों में दिमाग खेल करने लगता है। मगर सच ये था कि मेरी गर्दन खुद ब खुद मुड़ रही थी। हमने एक मोड़ काटा तो सामने सड़क के किनारे टूटा हुआ एक पुराना ट्रक दिखा। जंग लगा हुआ, शीशे टूटे हुए जैसे सालों से वही पड़ा हो। मैंने ब्रेक मारा और धीमे से आगे निकला। इमरान की आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि सर, इस ट्रक में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस पहाड़, पत्थर और बर्फ की हल्की परत। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आगे बढ़ते ही अचानक मोबाइल का सिग्नल एक पल के लिए आया और फिर गायब हो गया। उसी पल ट्रक के रेडियो में खरखराहट शुरू हो गई। बिना किसी चैनल के अपने आप आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। उसमें से बस हवा जैसी आवाज और बीच बीच में कोई फुसफुसाहट। इमरान ने डरते हुए कहा कि सर, इसे बंद कर दो, ये ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने जोर से बटन दबाया, रेडियो अचानक खामोश हो गया और उसी खामोशी में मुझे लगा जैसे किसी ने ट्रक के पीछे जोर से हाथ मारा हो। मैंने ब्रेक मारा, दिल मुंह को आ गया। बाहर उतरा तो ठंडी हवा ने सीधा चेहरे पर तमाचा मारा। चारों तरफ सन्नाटा, सड़क खाली, पीछे ट्रक खड़ा, नीचे खाई में सिर्फ अंधेरा। इमरान भी उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा कि सर, यहां रुकना ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एहसास जा ही नहीं रहा था कि हम अकेले नहीं हैं।
हम वापस ट्रक में बैठे और आगे बढ़े। रास्ता अब और संकरा हो गया था। हेडलाइट की रोशनी में कभी कभी ऐसा लगता जैसे सड़क पर कोई साया चल रहा हो, लेकिन पास जाते ही वो गायब हो जाता। इमरान ने कसम खाकर कहा कि उसने पहाड़ के ऊपर किसी औरत जैसी आकृति देखी है। मैंने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन खुद मेरी आंखें भी धोखा देने लगी थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता कि कोई सामने खड़ा होगा। थोड़ी देर बाद हमें एक जगह दिखी जहां सड़क चौड़ी थी। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। सोचा कि आर्मी वाले सही कह रहे थे, रात यही काट लेते हैं। इंजन बंद करते ही अजीब सी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। इमरान ने कहा कि सर मैं नमाज पढ़ लेता हूं, शायद दिल को सुकून मिले। मैंने सिर हिलाया। वो नीचे उतर गया और ट्रक के पास ही खड़ा होकर पढ़ने लगा। मैं केबिन में बैठा रहा, लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे ट्रक हल्का सा हिल रहा हो, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। मैंने खिड़की से झांका तो इमरान वही था, नमाज में मग्न। उसका चेहरा सुकून में था, लेकिन उसके पीछे पहाड़ों की तरफ अंधेरे में कुछ खड़ा था। कोई लंबा साया बिल्कुल स्थिर। मेरी सांस अटक गई। आंख झपकते ही वो साया गायब हो गया। मैंने इमरान को अंदर बुलाया। वो घबराया हुआ था। उसने कहा कि सर मैंने सजदे में महसूस किया कि कोई हमारे बहुत करीब है। अल्लाह ने दिल में डर डाल दिया है, अब यहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक स्टार्ट किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, इस रास्ते से निकलना है चाहे जो हो। हम आगे बढ़ते गए और हर किलोमीटर के साथ डर भी हमारे साथ चलता रहा। कहीं दूर से कुत्तों के रोने जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन यहां तो कोई बस्ती ही नहीं थी। पहाड़ों की खामोशी अब भारी पड़ने लगी थी। तभी दूर हेडलाइट की रोशनी में आर्मी की एक और जीप दिखी। दिल को थोड़ी राहत मिली, शायद अब कुछ ठीक होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खौफ अभी बाकी है। आर्मी की जीप की हेडलाइट जैसे ही साफ दिखाई दी, मेरे दिल की धड़कन थोड़ी संभली। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने हाथ पकड़ लिया हो। मैंने ट्रक की लाइट डिप की और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जीप सड़क के किनारे खड़ी थी और दो जवान बाहर निकले हुए थे। ठंडी हवा में उनके जूते की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने शीशा नीचे किया तो एक जवान ने तेज आवाज में पूछा कि इतनी रात में कहां जा रहे हो? मैंने बस इतना कहा कि सामान लेकर शीनगर की तरफ जा रहे हैं। उसने इमरान की तरफ देखा, फिर पहाड़ों की तरफ नजर घुमाई और उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उस जवान ने बिना मुस्कुराए कहा कि हमने तो मना किया था रात में आगे जाने से, ये इलाका ठीक नहीं है। मैंने मजबूरी बताई तो उसने गहरी सांस ली और बोला कि अगर आगे जाना ही है तो ट्रक रोक रोक कर मत चलाना, सीधा निकल जाओ और किसी की आवाज सुनो तो ध्यान मत देना। उसकी आखिरी लाइन सुनकर मेरे शरीर में जैसे सहन दौड़ गई। इमरान ने धीमे से कहा कि सर ये लोग भी कुछ छुपा रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उस वक्त सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही हम जीप से आगे निकले, सड़क अचानक और वीरान हो गई। पहाड़ अब और पास आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ से रास्ता दब रहा हो। ट्रक की लाइट में कभी पत्थरों की परछाइयां इंसान जैसी लगती, कभी पेड़ों के साए हाथ फैलाए खड़े दिखते। इमरान ने कुरान शरीफ का छोटा सा हिस्सा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी ताकत थी। मुझे लगा जैसे ट्रक के अंदर हवा थोड़ी हल्की हो गई हो। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही अचानक सड़क पर बर्फ की पतली परत दिखी। ट्रक फिसला। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाली। दिल मुंह को आ गया। उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से हंसने की आवाज निकाली हो, बहुत हल्की लेकिन साफ। मैंने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा था। इमरान ने भी वही आवाज सुनी थी। उसने डरते हुए कहा कि सर ये इंसानी आवाज नहीं थी। हम दोनों चुप हो गए।
बोलने की ताकत नहीं बची थी। बस आगे देखते जा रहे थे। तभी एक मोड़ पर हमें सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही दिल बैठ सा गया। वो कोई आदमी नहीं था, ना औरत, बस धुंध जैसा कुछ, लंबा सा, बिना शक्ल के। मैंने ब्रेक पर पैर रख दिया, लेकिन इमरान ने चिल्लाकर कहा, मत रोको सर। आर्मी वाले ने कहा था मत रुकना। मैंने दांत भी और एक्सीलरेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक उस धुंध के पास से गुजरा, केबिन के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। शीशों पर बर्फ जमने लगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर मेरा नाम लिया हो, हरप्रीत। मेरी आंखों में पानी आ गया। इमरान जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। उसकी आवाज के साथ ही वो ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दूर जाकर मैंने ट्रक साइड में लगाया। हाथ पैर शून्य हो चुके थे। इमरान भी पसीने से भीगा हुआ था। उसने कहा कि सर, मैंने बचपन में कश्मीर के बुजुर्गों से सुना था कि कुछ रास्तों पर मरे हुए लोग नहीं जाते, उनकी यादें रह जाती है और रात में वही यादें चलती है। उसकी बात सुनकर मुझे वो टूटा हुआ ट्रक याद आ गया जो हमने पहले देखा था। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये किसी का छोड़ा हुआ दर्द है जो हर आने जाने वाले को महसूस कराया जाता है। लेकिन हमें अभी भी निकलना था। पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और मन ही मन वाहेगुरु का नाम लिया। इमरान ने भी आमीन कहा। दो अलग अलग रास्तों के यकीन, लेकिन डर एक ही। आगे आसमान थोड़ा साफ होने लगा था। दूर कहीं हल्की रोशनी दिख रही थी, शायद कोई कैंप या सुरंग। उम्मीद की एक छोटी सी किरण, लेकिन दिल जानता था कि कश्मीर हाईवे अभी अपना आखिरी रंग दिखाना बाकी रखता है। सामने दिख रही हल्की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगी और समझ में आया कि वो एक सुरंग का मुहाना है। पहाड़ों के बीच कटी हुई वो सुरंग किसी जख्म की तरह लग रही थी, जिसके अंदर अंधेरा और ठंड दोनों भरे पड़े थे। मैंने ट्रक की रफ्तार और कम कर दी। दिल कह रहा था कि यहां रुक जाना चाहिए, लेकिन दिमाग बस यही सोच रहा था कि अगर इस सुरंग को पार कर लिया तो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा पीछे छूट जाएगा। इमरान ने धीमी आवाज में कहा कि सर, सुरंग के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रक के मीटर की सुई अचानक झटके से नीचे गिर गई और इंजन की आवाज लड़खड़ा गई। मैंने क्लच दबाया, एक्सीलरेटर दिया, लेकिन ट्रक जैसे जिद पर अड़ गया हो। सुरंग के बिल्कुल मुहाने पर आकर रुक गया। बाहर हवा की सीटी तेज हो गई और अंदर अचानक इतनी खामोशी भर गई कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। इमरान ने घबराकर कहा कि सर, इंजन बंद मत करना, यहां रुकना ठीक नहीं है। लेकिन अगले ही पल इंजन अपने आप बंद हो गया। एक झटके के साथ सारी लाइटें बुझ गई और हम दोनों अंधेरे में बैठ गए। उस अंधेरे में मुझे अपनी ही सांस की आवाज डरावनी लग रही थी। बाहर से सुरंग के अंदर से किसी के चलने जैसी आहट आने लगी, जैसे पत्थरों पर नंगे पैर पड़ रहे हो। इमरान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने फुसफुसाकर कहा कि सर, ये आवाज पास आ रही है। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी जैसे खत्म हो चुकी थी। बस हल्की सी रोशनी आई और बुझ गई। तभी सुरंग के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई सालों से रो रहा हो। मेरे सीने में दर्द सा उठा। वो रोना ऐसा था कि सुनकर दया भी आती थी और डर भी। इमरान ने कुरान की आयतें तेज आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुरंग में गूंज रही थी और उसी के साथ मुझे लगा कि वो रोना थोड़ी देर के लिए रुक गया है। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा थोड़ा सा खोला। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और उसी हवा के साथ एक अजीब सी सड़ा जैसे गीली मिट्टी और जले हुए तेल की मिलीजुली गंध बाहर झांकते ही मैंने देखा
कि सुरंग के अंदर की दीवारों पर हाथों के निशान जैसे उभरे हुए हैं, मानो किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरी आंखें फटी रह गई। ये निशान नए नहीं थे, लेकिन बिल्कुल मीटे भी नहीं थे। इसी बीच पीछे से किसी ने ट्रक के डाले पर हल्का सा ठपट पाया। दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा सीना फट जाएगा। इमरान ने चीखते हुए कहा कि सर बाहर मत देखना, जो भी है उसे अंदर मत आने देना। लेकिन मेरे अंदर का ड्राइवर, जो हर हाल में गाड़ी को चलाने की सोचता है, उसने एक आखिरी कोशिश करने को मजबूर कर दिया। मैंने चाबी घुमाई, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में इंजन ने खांसी ली और अचानक स्टार्ट हो गया। लाइटें जलते ही मैंने शीशे में देखा। पीछे कुछ भी नहीं था, ना कोई आदमी ना कोई साया, बस सुरंग का अंधेरा। लेकिन वो एहसास अब भी था कि कोई हमें जाते हुए देख रहा है। मैंने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया। सुरंग के अंदर घुसते ही आवाजें बदल गई। ट्रक की गूंज कई गुना हो गई और हर गूंज के साथ ऐसा लगता जैसे कोई और भी चल रहा हो। सुरंग के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते इमरान की आवाज धीमी हो गई। उसने कहा कि सर मेरे कानों में कोई कह रहा है कि वापस जाओ, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस स्टीयरिंग को कसकर पकड़े रखा। मन ही मन वाहेगुरु का नाम जपता रहा और हर सेकंड के साथ ये दुआ करता रहा कि बस ये सुरंग खत्म हो जाए। आखिरकार सामने से रोशनी दिखाई दी। सुरंग का दूसरा सिरा जैसे अंधेरे के बाद सुबह, जैसे सांस रुकने के बाद हवा जैसे जिंदगी लौट आई हो। जैसे ही हम बाहर निकले, दोनों ने एक साथ लंबी सांस ली। बाहर खुली हवा थी, आसमान साफ था, लेकिन दिल जानता था कि जो हमने सुरंग के अंदर महसूस किया वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हम आगे बढ़ गए, लेकिन अब डर बदल चुका था। वो चीखता नहीं था, वो चुपचाप हमारे साथ चल रहा था। सुरंग से निकलते ही मुझे लगा था कि अब रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन कश्मीर हाईवे ने उस रात मुझे बार बार ये एहसास दिलाया कि यहां हर सुकून बस कुछ ही पल का होता है। पहाड़ थोड़े पीछे हट गए थे और सामने एक खुला सा मैदान दिखने लगा था। सड़क यहां सीधी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने बड़े इलाके में भी कोई रोशनी नहीं थी। ना कोई ढाबा, ना कोई घर, बस दूर दूर तक फैली ठंडी जमीन और उस पर बहती हुई बर्फीली हवा। ट्रक की हेडलाइट उस मैदान को काटती हुई आगे बढ़ रही थी और हर बार ऐसा लगता जैसे रोशनी किसी चीज को छूकर वापस लौट रही हो। इमरान ने गहरी सांस ली और कहा कि सर यहां दिल कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। सुरंग से निकलने के बाद भी मन हल्का नहीं हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। डर ने उसे अंदर से थका दिया था। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा कि थोड़ा और चल लेते हैं, आगे कोई बस्ती या आर्मी कैंप मिल ही जाएगा। लेकिन सच ये था कि मेरे अपने शब्द मुझे ही खोखले लग रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक सड़क के किनारे कुछ ढांचे दिखाई दिए। पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई पुरानी फौजी चौकी होगी, लेकिन पास आते ही समझ आया कि ये एक छोटी सी बस्ती है। 3-4 कच्चे घर, जले हुए अलाव के निशान और बीच में एक टूटा हुआ सा पोल। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ठंड और इतनी रात में भी वहां कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रक पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि कई निगाहें हमें देख रही हैं। मैंने ट्रक धीमा किया, शायद किसी से रास्ते के बारे में पूछ सकूं। लेकिन इमरान ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर यहां मत रुकना, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात मान ली और ट्रक आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक सड़क के किनारे खड़े एक आदमी ने हाथ उठाया। वो आदमी लंबा था, सिर पर ऊनी टोपी, बदन पर फटा हुआ कोट। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें हेडलाइट की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थी। मैंने ब्रेक दबा दिया।
शायद इंसानियत के नाते, शायद डर के मारे, वो आदमी धीरे धीरे हमारे पास आया। उसकी चाल में अजीब सी अकड़ थी, जैसे उसके पैर जमीन को ठीक से छू नहीं रहे हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बहुत देर हो गई है, आगे मत जाओ। मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और बोला कि रात यहां किसी की नहीं होती। उसके शब्द मेरे कानों में नहीं, सीधे सीने में उतर गए। इमरान ने उस आदमी को देखते ही सिर झुका लिया और होंठ हिलाने लगा। बाद में उसने बताया कि उस पल उसके दिल में बस एक ही ख्याल था कि अगर ये इंसान है भी तो इसके पीछे कुछ और खड़ा है। मैंने उस आदमी से पूछा कि यहां कोई मदद मिल सकती है क्या। उसने बिना जवाब दिए बस ट्रक के अंदर झांक कर इमरान को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें कोई अपनापन नहीं था, बस खालीपन था। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। पीछे शीशे में देखा तो वो आदमी वही खड़ा था, लेकिन अब उसके पीछे मुझे 2 और साए खड़े दिखाई दिए, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इमरान ने कांपती आवाज में कहा कि सर, आपने देखा ना, वो लोग हिल नहीं रहे थे। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था। जैसे जैसे हम उस बस्ती से दूर होते गए, हवा और ठंडी होती गई और तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर एक अजीब सी गंध भर गई है। वही गंध जो हमने सुरंग के पास महसूस की थी, गीली मिट्टी और जले हुए तेल की। इमरान ने कहा कि सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। ट्रक के अंदर मैंने दांत भी और स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। अब पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद दूर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर आर्मी का निशान बना था। दिल को थोड़ी राहत मिली, शायद आगे कोई चेक पोस्ट हो। लेकिन उसी पल ट्रक के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे पर पत्थर मारा हो। ट्रक हिल गया। इमरान चीख पड़ा। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस पूरी ताकत से ट्रक आगे दौड़ा दिया, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ गया था कि कश्मीर हाईवे पर कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं होता। जरूरी बस इतना होता है कि वहां से जिंदा निकल सको। आर्मी के निशान वाला बोर्ड जैसे ही साफ दिखाई दिया, दिल में थोड़ी सी जान लौटी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में माचिस जला दी हो। ट्रक की रफ्तार अपने आप थोड़ी कम हो गई, शायद थकान की वजह से, शायद उस उम्मीद की वजह से कि अब इंसानों के बीच पहुंच जाएंगे। इमरान ने भी लंबी सांस ली और कहा कि सर, लगता है अब अल्लाह ने रहम किया है। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रक के पहिए कच्ची सड़क पर आए और झटके से पूरा केबिन हिल गया। सामने तारों से घिरा एक आर्मी कैंप था। पीली रोशनी, सैंडबैग और बंदूक थामे जवान। मैंने ट्रक रोक दिया। एक जवान पास आया। उसकी आंखों में चौकसी थी, लेकिन चेहरे पर वही थकान, वही बोझ जो हमने पहले चेक पोस्ट पर देखा था। उसने पूछा कि इतनी रात में कैसे आ गए। मैंने बस इतना कहा कि रास्ते में ट्रक खराब हो गया था, सुरंग में अटक गए थे, और फिर जो देखा वो सब एक सांस में बोलने का मन हुआ, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वर्दी वालों से भी नहीं कही जाती। जवान ने कागजात देखे और इमरान की तरफ नजर डालकर बोला कि तुम लोग किस रास्ते से आए हो। जब मैंने उस खुले मैदान और बस्ती का जिक्र किया तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने पीछे खड़े अफसर को इशारा किया। अफसर पास आया। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में सालों का अनुभव। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि वहां रात में कोई नहीं रहता। वो बस्ती बरसों पहले खाली करवा दी गई थी। मैंने पूछा, फिर वो लोग कौन थे जिन्हें हमने देखा? अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि कुछ रास्तों पर लोग नहीं, उनकी कहानियां चलती है। इमरान ने पहली बार खुलकर कहा कि सर, वहां हमें
अंदर से आवाजें आई जैसे कोई ट्रक के अंदर ही चल रहा हो। अफसर ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हम रात में रुकने को कहते हैं। पहाड़ों में हादसे होते हैं, लोग मरते हैं और कुछ मरकर भी यही रह जाते हैं। उसकी बात डराने के लिए नहीं थी, बल्कि मानो एक थकी हुई सच्चाई हो, जैसे उसने ये सब कई बार देखा और सुना हो। अफसर ने हमें वही कैंप के पास ट्रक खड़ा करने को कहा। जवानों ने चाय दी। गर्म चाय हाथ में आते ही पहली बार महसूस हुआ कि हम अब भी जिंदा हैं, लेकिन सुकून पूरा नहीं था। हर आवाज पर दिल चौंक जाता था। इमरान ने धीरे से कहा कि सर, मुझे यहां भी नींद नहीं आएगी। मैंने उसे समझाया कि कम से कम यहां हम अकेले नहीं हैं। रात का आखिरी पहर था जब अचानक कैंप के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। जवान सतर्क हो गए, बंदूकें संभल गई। अफसर बाहर निकला और अंधेरे में दूर देखने लगा। मुझे लगा जैसे फिर वही साया दिखाई देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस भौंकने की आवाज थोड़ी देर बाद अपने आप थम गई। अफसर ने अंदर आकर कहा कि सुबह होते ही निकल जाना। दिन में ये रास्ता बस रास्ता होता है, रात में ये यादों का जंगल बन जाता है। सुबह की हल्की रोशनी में जब हम ट्रक स्टार्ट कर रहे थे, इमरान ने पीछे मुड़कर पहाड़ों की तरफ देखा और कहा कि सर, रात में ये पहाड़ जिंदा लगते हैं, दिन में बस पत्थर है। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि अब मैं भी यही मानने लगा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में वो सड़ा नहीं थी, वो ठंड नहीं थी। सड़क वही थी, लेकिन एहसास बदल चुका था। दिन की रोशनी में वो खुला मैदान, वो जगह जहां हमने बस्ती देखी थी, अब बिल्कुल खाली थी। ना कोई घर, ना कोई आदमी, बस टूटी दीवारें और जमीन पर पुराने पैरों के निशान। इमरान ने मुझे देखा और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। ट्रक चलता रहा, पहिए घूमते रहे और मुझे एहसास हुआ कि कुछ सफर मंजिल तक पहुंचकर खत्म नहीं होते, वो इंसान के अंदर चलते रहते हैं। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन कश्मीर हाईवे पर वो रोशनी भी किसी अधूरी उम्मीद जैसी लग रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था और उसकी किरणें बर्फ से टकराकर आंखों में चुभ रही थी। ट्रक लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, जैसे अगर डील दी तो वो रात फिर लौट आएगी। इमरान खामोश बैठा था। उसने सुबह की नमाज पढ़ ली थी और अब बस बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक गहरी थकान थी, ऐसी थकान जो नींद से नहीं उतरती। आर्मी कैंप से निकलने के कुछ ही किलोमीटर बाद आखिरी पहाड़ी मोड़ शुरू हो गए। सड़क फिर से संकरी होती चली गई और नीचे वही गहरी खाइया। फर्क बस इतना था कि अब सब कुछ दिख रहा था, फिर भी दिल उतना ही घबराया हुआ था, क्योंकि रात में जो महसूस किया था वो दिन की रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। इमरान ने अचानक कहा कि सर, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ट्रक हल्का हल्का रुक रहा है? मैंने ध्यान दिया तो सच में एक्सीलरेटर दबाने पर भी ट्रक में वो जान नहीं थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया, नीचे उतरा, चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब पीछे डाले के पास गया तो मेरी सांस रुक गई। डाले की मिट्टी पर साफ साफ पैरों के निशान थे, जैसे कोई रात में ट्रक पर चढ़ा हो और फिर उतर गया हो। निशान छोटे नहीं थे, बिल्कुल इंसान के पैरों जैसे। इमरान भी उतर आया। उसने निशान देखे और बस इतना कहा कि सर, अब यकीन हो गया है कि हम जो महसूस कर रहे थे वो नहीं था। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया। अब रुकने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही फिर वही अजीब एहसास लौट आया, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो, लेकिन इस बार डर उतना तेज नहीं था, बल्कि भारी था, जैसे कोई बोझ सीने पर रखा हो। इमरान ने धीमी आवाज में कहा कि सर, मेरे दिल में एक ही बात आ रही है कि इस रास्ते पर बहुत लोगों ने आखिरी सांस ली होगी, और शायद वो सांसें
अभी भी यही अटकी है। एक मोड़ पर अचानक ट्रक के आगे आर्मी की एक और टुकड़ी दिखी। जवान सड़क के किनारे खड़े थे, किसी गाड़ी का मुआयना कर रहे थे। मैंने ट्रक रोका तो एक जवान पास आया और बोला कि अब आगे रास्ता खुला है, बस ध्यान से चलाना। मैंने हिम्मत करके पूछा कि रात में इस रास्ते पर क्या होता है। जवान ने मेरी तरफ देखा, फिर इमरान की तरफ, और बोला कि भाई, जो लोग रात में जिद करते हैं, पहाड़ उन्हें अपना चेहरा दिखा देते हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, इसलिए हमेशा सुबह निकलने को कहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की बात कह दी हो। ट्रक फिर आगे बढ़ा। पहाड़ अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगे थे। हवा में ठंड कम होने लगी थी और दूर कहीं आबादी के निशान दिखने लगे थे। इमरान ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि सर, लगता है मंजिल अब दूर नहीं। मैंने भी सिर हिलाया, लेकिन दिल में अब भी वो रात बसी हुई थी। थोड़ी देर बाद सड़क चौड़ी हो गई, पेड़ कम होने लगे और सामने घाटी फैलती चली गई। नीचे छोटे छोटे घर, खेत और धुआं उड़ता दिखा, जिंदगी की निशानी। मुझे लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया से निकलकर यहां आए हो। ट्रक की रफ्तार अपने आप सामान्य हो गई। शरीर थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन मन अभी भी सतर्क था। मैंने शीशे में आखिरी बार पीछे पहाड़ों की तरफ देखा। सुबह की रोशनी में वो बिल्कुल शांत लग रहे थे, जैसे उन्होंने रात में कुछ किया ही ना हो। इमरान ने धीरे से कहा कि सर, कुछ जगह इंसान की नहीं होती, बस रास्ता होती है, और हमें शुक्र करना चाहिए कि हमें निकलने दिया गया। जैसे जैसे घाटी साफ दिखाई देने लगी, मेरे भीतर जमी हुई ठंड भी धीरे धीरे पिघलने लगी। ट्रक अब समतल सड़क पर चल रहा था और पहाड़ पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मन अभी भी वही अटका हुआ था। हर मोड़ पर, हर साइड मिरर में मुझे लगता जैसे वो रात फिर सामने आ जाएगी। इमरान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि सर, यहां हवा में अब डर नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि डर कभी हवा में नहीं होता, वो इंसान के अंदर बैठ जाता है। हम एक छोटे से कस्बे के पास पहुंचे, जहां सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानें खुल रही थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चों की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर दिल को सुकून तो मिला, लेकिन उसी सुकून में एक अजीब सी चुभन भी थी, जैसे हम किसी ऐसी जगह से लौटे हो जहां की बातें यहां कोई समझ ही नहीं पाएगा। ट्रक के टायरों की आवाज अब पहाड़ों से टकराकर नहीं लौट रही थी, सीधी सड़क पर गूंज रही थी, और वही आवाज मुझे बार बार याद दिला रही थी कि हम सच में आगे बढ़ चुके हैं। इमरान ने अचानक कहा कि सर, आप एक बार डाले को फिर देख लेना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने ट्रक साइड में लगाया, नीचे उतरा, डाले की तरफ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैंने हाथ से त्रिपाल को थोड़ा हटाया तो मेरी उंगलियां ठिठक गई। अंदर लकड़ी के फट्टों पर किसी ने उंगलियों से लकीरें खींच रखी थी, जैसे कोई अंदर बैठा बैठा दीवारों को छू रहा हो। वो लकीरें ताजा नहीं थी, लेकिन साफ दिख रही थी। इमरान पीछे खड़ा था। उसने देखा और बिना कुछ बोले बस नजर झुका ली। मैंने त्रिपाल वापस ढक दी और ट्रक स्टार्ट किया। अब सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं था। जवाब मिल भी जाए तो क्या? कुछ चीजें बस साथ चलती है, समझाने के लिए नहीं आती। आगे बढ़ते हुए मुझे आर्मी अफसर की बात याद आई कि रात में यह रास्ता यादों का जंगल बन जाता है। अब समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता था। कुछ यादें इंसानों के साथ नहीं जाती, वो रास्तों में ही रह जाती है। थोड़ी दूर आगे एक पुल आया, नीचे तेज बहता हुआ ठंडा पानी। मैंने ट्रक धीमा किया। पुल के बीच पहुंचते ही अचानक इमरान ने कहा कि सर सुनिए। मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से सलाम किया। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने ध्यान से सुना, हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था।
जैसे किसी ने हमें जाने की इजाजत दे दी हो। पुल पार करते ही मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ गया। फोन की स्क्रीन जली, मैसेज आने लगे। दुनिया वापस लौट आई थी। इमरान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने मन ही मन वाहेगुरु का नाम लिया। 2 अलग रास्तों की दुआएं, लेकिन शुक्र एक जैसा। अब मंजिल बहुत पास थी और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब वो एहसास पीछे छूट जाएगा। लेकिन तभी आखिरी बार साइड मिरर में मुझे कुछ दिखा, बहुत हल्का, बहुत धुंधला, जैसे पहाड़ों की तरफ कोई हाथ उठा रहा हो। मैंने पल भर के लिए ब्रेक दबाने का सोचा, फिर नहीं दबाया, क्योंकि कुछ विधाइयां बिना रुके ही पूरी होती है। इमरान ने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा कि सर अब मत देखिए, आगे देखिए। ट्रक आगे बढ़ता रहा, कस्बा पीछे छूट गया, सड़क खुलती चली गई और मुझे एहसास हुआ कि मंजिल तक पहुंचना अब सिर्फ दूरी का सवाल है। डर अब हमारे साथ नहीं चल रहा था, वो पीछे रह गया था। उन पहाड़ों में, उन रास्तों में जहां रात का हक अभी भी उन्हीं का है। मंजिल अब सामने लिखी हुई थी। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर साफ अक्षरों में नाम दिख रहा था और उसी पल दिल में एक अजीब सी राहत उतरी। ऐसी राहत जो थकान से नहीं, बल्कि बच जाने के एहसास से आती है। ट्रक अब रुक रुक कर नहीं चल रहा था। इंजन की आवाज स्थिर थी, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि अब डर का इलाका पीछे छूट चुका है। इमरान ने गहरी सांस ली और कहा कि सर, आज जिंदगी में पहली बार रास्ता पूरा होने पर दिल कांप रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन चेहरे पर सुकून। वही सुकून जो रात भर हम ढूंढते रहे थे। हम एक आखिरी ढलान से नीचे उतर रहे थे। नीचे फैली सड़क पर गाड़ियां दिखने लगी थी, लोग थे, आवाजें थी, जिंदगी थी। लेकिन उसी जिंदगी के बीच मुझे अचानक वो सारी तस्वीरें एक एक करके याद आने लगी। टूटा हुआ ट्रक, सुरंग की दीवारों पर हाथों के निशान, खाली बस्ती के चमकते चेहरे और वो साया जो बिना शक्ल के सड़क पर खड़ा था। मुझे एहसास हुआ कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये एक ही कहानी के हिस्से थे, एक ही रास्ते की परछाइयां। इमरान ने धीरे से कहा कि सर, मुझे लगता है कि वो लोग जो वहां रह गए, वो हमें डराने नहीं आए थे। वो बस चाहते थे कि कोई उनकी मौजूदगी महसूस करे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। शायद इसलिए वो आवाजें रोने जैसी थी, शायद इसलिए वो साए रास्ता रोकते नहीं थे, बस दिख जाते थे, जैसे कह रहे हो कि हम यहां हैं, हमें भुलाया मत करो। एक ढाबे के पास मैंने ट्रक रोका। पहली बार बिना डर के चाय मंगवाई। गर्म भांप उठती प्याली हाथ में ली तो उंगलियों में जान लौटी। ढाबे वाला सामान्य बात कर रहा था, मौसम की रास्ते की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे पूछा कि रात में लोग इस रास्ते से जाते हैं क्या? उसने सिर हिलाकर कहा कि नहीं सर, समझदार लोग रात में नहीं निकलते, पहाड़ रात को अपने हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं और इमरान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिना कुछ कहे ही सब समझ आ गया। चाय खत्म करके जैसे ही हम उठे, इमरान ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि सर, अब वहां कुछ नहीं दिख रहा। मैंने भी देखा, साइड मिरर, सड़क, पहाड़ सब सामान्य। शायद वो निशानी भी अब पूरी हो चुकी थी जिसने हमें रात भर घुमाया था। ट्रक फिर चला। संगीत। मंजिल अब बस कुछ किलोमीटर दूर थी। रास्ते में मैंने इमरान से कहा कि इस सफर के बारे में किसी को ज्यादा मत बताना, हर कोई समझ नहीं पाएगा। उसने सिर हिलाया और कहा कि सर, कुछ बातें दुआ की तरह होती है, दिल में रखी जाती है, जुबान पर नहीं लाई जाती। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद यही इस सफर की आखिरी सीख थी। सड़क अब शहर में घुस चुकी थी, ट्रैफिक हॉर्न, लोग, सब कुछ सामान्य। लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब मुझे पता था कि हर रास्ता सिर्फ दूर ही नहीं होता। कुछ रास्ते इंसान की हिम्मत, उसका यकीन और उसकी दुआ परखते हैं, और जो सलामत निकल आए
वही असली मंजिल तक पहुंचते हैं। मंजिल पर ट्रक के पहिए जैसे ही रुके, इंजन की आवाज बंद होते ही एक गहरी खामोशी अंदर भर गई। लेकिन ये खामोशी डर वाली नहीं थी, ये थकान और सुकून की मिलीजुली खामोशी थी। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कुछ पल ऐसे ही बैठा रहा, जैसे यकीन करना चाहता हूं कि सच में सब्र खत्म हो गया है। इमरान ने सबसे पहले नीचे उतरकर जमीन को हाथ लगाया, फिर माथे से लगाया और धीमी आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखें अपने आप नम हो गई। मैंने भी ट्रक से उतरते हुए मन ही मन वाहेगुरु का शुक्र अदा किया। चारों तरफ आम सी हलचल थी। मजदूर सामान उतारने की तैयारी कर रहे थे। कोई जल्दी में था, कोई हंस रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम किस रास्ते से होकर आए हैं और क्या क्या पीछे छोड़ आए हैं। ट्रक का डाला खुला, सामान सही सलामत था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसके साथ कुछ और भी उतरा हो। वो बोझ, वो डर, वो रात की भारी यादें। इमरान ने मेरी तरफ देखकर कहा कि सर, अल्लाह ने हमें सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि सही सलामत यहां तक पहुंचा दिया। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि उस एक रात के बाद सलामत शब्द का मतलब बदल चुका था। काम निपटने के बाद हम दोनों थोड़ी देर ट्रक के पास ही बैठ गए। धूप अब ठीक से निकल आई थी, ठंड कम हो चुकी थी, लेकिन जब भी हवा का झोंका आता, मुझे वही पहाड़, वही सुरंग, वही साया याद आ जाता। इमरान ने कहा कि सर, मुझे लगता है कि वो रास्ता हमें छोड़ चुका है, अब वो हमारे साथ नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर पहली बार दिल पूरी तरह हल्का लगा। शायद सच में कुछ सफर यही खत्म हो जाते हैं। शाम होने से पहले जब हम वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, मैंने आखिरी बार ट्रक को ध्यान से देखा। कहीं कोई निशान, कोई लकीर, कुछ भी नहीं था। जैसे रात ने खुद ही अपने सबूत मिटा लिए हो। इमरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सर, कुछ रास्ते सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए होते हैं, मंजिल बनने के लिए नहीं। मैंने उसकी बात अपने दिल में उतार ली। वापसी का रास्ता दिन का था, वही सड़क, वही पहाड़, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। डर नहीं था, बस इज्जत थी उस रास्ते के लिए जिसने हमें परखा और फिर जाने दिया। मैंने ट्रक चलाते हुए सोचा कि जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। हर कोई अपने अपने कश्मीर हाईवे से गुजरता है, कोई डर के साथ, कोई दुआ के साथ, लेकिन जो भरोसा और सब्र नहीं छोड़ता, वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचता है। आज भी जब मैं किसी पहाड़ी रास्ते पर रात का जिक्र सुनता हूं, तो दिल अपने आप भारी हो जाता है और मैं नए ड्राइवरों से बस इतना ही कहता हूं कि रास्ते से लड़ो मत, उसे समझो, उसकी बात मानो। हर चेतावनी बेवजह नहीं होती और हर अंधेरा सिर्फ डराने नहीं आता, कभी कभी वो हमें जिंदा लौटाने भी आता है। ये थी मेरी और इमरान की सच्ची आपबीती। कश्मीर हाईवे की वो रात जिसने हमें तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया, और ये एहसास देकर गई कि इंसान चाहे सिख हो या मुस्लिम, दुआ चाहे जिस जुबान में हो, जब रास्ता खतरनाक हो तो बचाने वाला एक ही होता है, और मंजिल तक सलामत पहुंचना ही सबसे बड़ा शुक्राना होता है।